हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 28 जुलाई के करेंट अफेयर्स के बारे में और सबसे पहले बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। 28 जुलाई को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। 28 जुलाई को हर साल हम वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, बेसिकली लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए कि यार नेचर कितना ज़रूरी है। नेचर ही लाइफ है और उसको कंजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे थीम क्या डिसाइड की गई है, तो थीम देखेंगे फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। नेचर कंजर्वेशन डे की थीम थी। इसके अलावा आज हम सेलिब्रेट करते हैं हेपेटाइटिस डे। हर साल 28 जुलाई को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। बेसिकली हेपेटाइटिस जो वायरल इन्फेक्शन लीवर में होता है, उससे आप कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, कैसा उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके रिगार्डिंग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। शुरू से ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में से 19 मई को सेलिब्रेट होता था, लेकिन 2010 से इसे 28 जुलाई को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया गया। बेसिकली जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस अलायंस है उसकी स्थापना, उसका फॉर्मेशन 2007 में हुआ था और पहली बार कम्युनिटी के द्वारा 2008 में इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था। अब यहाँ पे थीम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, वन लाइफ वन लीवर। ऑब्वियस सी बात है, एक लाइफ है, एक लीवर है, तो उसको प्रोटेक्ट करो, हेपेटाइटिस से बचाओ। सो वन लाइफ वन लीवर जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम है। बेसिकली इस दिन को सेलिब्रेट करने का जो फैसला लिया गया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा लिया गया था। यहाँ पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर बरूच सैमुअल ब्लूमबर्ग, ठीक है, बरूच सैमुअल ब्लूमबर्ग, जो एक अमेरिकन फिजिशियन है, एक डॉक्टर है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी के बारे में बताया था, उनकी डिस्कवरी की थी 1960 में। इसलिए उनके ही बर्थ एनिवर्सरी में इस दिन को सेलिब्रेट करने का फैसला वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने किया। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल गोल प्रोग्राम आता है ना, उसमें भी 2030 तक टारगेट है कि पूरे वर्ल्ड में हमें हेपेटाइटिस को ख़त्म करना है, लोगों को अवेयरनेस दिलानी है कि कैसे आप इसे क्योर कर सकते हो, कैसे इससे प्रिवेंशन ले सकते हो। अब यहाँ पे WHO के द्वारा कुछ और बातें कही गई हैं। WHO कहता है कि जो हेपेटाइटिस बी होता है वो एक जेनेटिक बीमारी हो सकती है। ये अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, तो अगर फीमेल को हेपेटाइटिस बी है तो उसके बच्चे को भी हो जाएगा। सो हेपेटाइटिस बी कैन बी इजिली पास्ड फ्रॉम मदर टू बेबी एट बर्थ। ये बात WHO ने कही है। WHO कहता है कि हर 30 सेकेंड, एवरी 30 सेकेंड में कोई ना कोई व्यक्ति जो होता है अपनी लाइफ को लूज कर देता है बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी या फिर सी। इसलिए लोगों को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे लीवर पे। अब हेपेटाइटिस जो होता है ना, जो वायरल डिसीज है, तो इसके कई सारे वेरिएंट हैं, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस A B C D E F G, तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। सबसे जो डेंजरस माना जाता है वो हेपेटाइटिस बी और सी को माना जाता है। हेपेटाइटिस बी इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्टेड द लीवर। बाकी सारे न्यूज़ को हम एक एक करके कवर करेंगे। वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बताया था, जिसको हम अविश्वास प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ जो इंडिया अलायंस बनाई गई है या अपोजिशन जो पार्टी है, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में प्रेजेंट किया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा और हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। राज्यसभा से इसका कोई लेना देना नहीं है और 50 MP की परमिशन चाहिए होती है उसे लोकसभा में प्रेजेंट करने के बाद। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया गया है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ। तो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है उसको अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, मतलब उसको 51% जो MP हैं टोटल लोकसभा मेंबर के, वो फेवर में होने चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट के। और जब ऐसा होगा तो बीजेपी गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस मोशन को पास करेगी। बेसिकली हम सभी जानते हैं कि 300 प्लस सीट जो है वो बीजेपी की हैं अभी।
तो कोई तुक नहीं बनता नो कॉन्फिडेंस मोशन का, लेकिन कई बार क्या होता है ना, एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि लगातार अपोजिशन कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर डिस्कशन करें, लेकिन ऐसा कोई डिस्कशन हो नहीं पा रहा है, एड्रेसिंग हो नहीं पा रही है। तो एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए बेसिकली जो अपोजिशन है उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। टोटल अभी तक 27 टाइम्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट या प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है। सबसे अधिक बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय लाया गया है। ठीक है, अब इसका डिटेल वीडियो, हालांकि बहुत सारी बातें तो मैंने ऐसे ही आपको बता दी है, लेकिन अगर इसका डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी बर्निंग इशू के लिए एक नई मैम आ रही हैं, वो आपको बर्निंग इशू लेंगी और वो जो करंट टॉपिक्स होते हैं उनको डिटेल में वो एक्सप्लेन करेंगी। फिलहाल हम अपने करंट अफेयर्स पे ही फोकस करते हैं। आज की क्लास का पीडीएफ आपको लेना है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले सकते हैं। अब पहुंच जाते हैं मुंबई। मुंबई में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है भायकला। ठीक है, तो ये भायकला जो रेलवे स्टेशन है मुंबई का, इसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया है फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन 2022। पूरी कहानी को समझ लेते हैं। तो हेरिटेज बायकुलर रेलवे स्टेशन रिसीव द यूनेस्को अवार्ड 2023। इसे यूनेस्को अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो स्टेशन तैयार किया गया था ना, ये 1853 में तैयार हुआ था। 1853 में इस रेलवे स्टेशन को तैयार किया गया था। वही हेरिटेज आर्किटेक्ट है, गॉथिल आर्किटेक्ट है, और उसको प्रिजर्व किया गया है, उसे मेंटेन किया गया है। इसलिए भायकला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को ने ये अवार्ड दिया है। ठीक है, इसको रिस्टोर करने के लिए, इस स्टेशन को रिस्टोरेशन करने के लिए 2019 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, और ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ट्रस्टी ऑफ आई लव मुंबई, कौन है? साइना एनसी, उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। और ये बात हमको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बताई है, अश्विनी वैष्णव ने बताई है और कॉन्ग्रेचुलेट भी कहा है। भायकुलर रेलवे स्टेशन 1853 में बना था, जैसा कि मैंने कहा है, और फर्स्ट ट्रेन कंट्री की पास हुई थी भायकला स्टेशन से लगभग आज से 1.5 सेंचुरी अगो। और ये जो ओरिजिनल आर्किटेक्ट है वो गॉथिक हेरिटेज और आर्किटेक्चरल ग्लोरी को ये बेसिकली इंडिकेट करता है। चलिए, अब आप लोगों के लिए एक और टाइगर रिजर्व आ गया है। ठीक है, हम एक नए टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके लिए जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि बहुत जल्दी से जल्दी इसे टाइगर रिजर्व बनाया जाए। ठीक है ना, हाई कोर्ट मतलब एचसी डायरेक्ट गोवा गवर्नमेंट टू नोटिफाई महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व। तो महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? गोवा में है। और यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा गवर्नमेंट को कहा है विद इन 3 मंथ्स जो महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाए, उसे नोटिफाई किया जाए एज अ टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज इशू अ डायरेक्टिव टू द गोवा गवर्नमेंट टू नोटिफाई द महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट्स सराउंडिंग एरिया एज अ टाइगर रिजर्व। और ऐसा किसके अंदर किया जा रहा है? अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विद इन द 3 मंथ्स। ठीक है, क्या कोई स्टेट किसी एक एरिया को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है उसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है? तो आंसर है यस। उसका आंसर आपको यहाँ नोट में मिल जाएगा। टाइगर रिजर्व को कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है अंडर द सेक्शन 38(5) of the Wildlife Protection Act 1972 on the advice of National Tiger Conservation Authority। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की परमिशन के बाद, उनकी एडवाइस के बाद कोई भी वाइल्ड लाइफ एरिया जो है स्टेट गवर्नमेंट उसे नोटिफाई कर सकती है एज अ टाइगर रिजर्व अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आप ये गोवा का मैप देख रहे हैं जो हमारा छोटा सा स्टेट है जिसकी कैपिटल पणजी है, और यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है गोवा का जो ग्रीन दिखाई दे रहा है, यहाँ ये पूरा एरिया बेसिकली वाइल्ड लाइफ के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसे ही टाइगर रिजर्व को के तरह नोटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गोवा गवर्नमेंट को दी है हाई कोर्ट ने विद इन द 3 मंथ्स। आइए हम थोड़ी सी बातें इसके बारे में और करेंगे। ठीक है, ये महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ गोवा में है, इन द तालुका ऑफ सतारी। इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह डिक्लेयर किया गया था 1999 में। आप सभी को पता है कि मांडवी रिवर जो है वो गोवा में फ्लो होती है। पणजी जो है वो मांडवी रिवर के किनारे ही सिचुएटेड है, और गोवा की जो लाइफलाइन है वो मांडवी रिवर को ही कहा जाता है। तो मांडवी रिवर का पूरा जो कैचमेंट एरिया है ना, वही आपका ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
मांडवी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है कर्नाटका से, फिर महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास होते हुए पणजी और फिर अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो पूरा जो कैचमेंट एरिया है जहाँ जहाँ इसका प्रवाह है मांडवी रिवर का, वो पूरा एरिया जो है बेसिकली इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही आता है। होल सेंचुरी एक्ट एज अ कैचमेंट फॉर द रिवर। अब इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको दो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल भी देखने को मिलते हैं। एक है बाजरा सकला फॉल और दूसरा है विरदी फॉल। तो विरदी फॉल से तो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, कहाँ पर है, गोवा में है, महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। अच्छा, ये जो सेंचुरी है ना, यहाँ पे कई सारे माइग्रेटरी बर्ड आते हैं और ऑलरेडी यहाँ पे कई सारी नई नई वेराइटी ऑफ स्पीसीज जो है ना बर्ड्स की, वो यहाँ पर रहती हैं। तो ये जो एरिया है इसको ऑलरेडी इंटरनेशनल बर्ड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नीलगिरी वुड पिजन, मालाबार पाराकीट, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, ग्रे हेडेड बुलबुल और रुफोस बेबलर जैसे कई सारे बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए इसे इंटरनेशनल बर्ड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है। इनफैक्ट गोवा की जो हाईएस्ट पीक है वो भी इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने को मिलेंगी। कौन सी है? तो यहाँ पर जाएगा संसोगोड जो कि 1027 मीटर्स की है, फिर है तालावचे सदा और एक है बगारी। ठीक है, ये सारी जो पीक्स है वो आपको इसी एरिया में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ लेता है। यहाँ पर 4 आपको प्रोटेक्टेड एरियाज दिए गए हैं, बांदीपुर, भितरकनिका, मानस और सुंदरवन। इसमें से पूछा गया है विच ऑफ द अबव आर डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व। तो हम सबको पता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, मानस नेशनल पार्क जो असम में है वो भी टाइगर रिजर्व है, और सुंदरवन डेल्टा वो तो ऑलरेडी बंगाल टाइगर के लिए जाना ही जाता है, लेकिन जो भितरकनिका है उड़ीसा वाला वो टर्टल के लिए जाना जाता है, ना कि टाइगर के लिए। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 कोई मैच हो रहा है? बिल्कुल, देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को एग्जाम में अपियर होने से पहले जितने भी टाइगर रिजर्व है ना, उनको एक बार अपने आंखों के सामने से निकाल लो कि हाँ भाई ये टाइगर रिजर्व है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है जिनको हमने टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है। तो जिससे आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। काफी आसान सा क्वेश्चन है अगर आप हमारे भारत के टाइगर रिजर्व्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट इशूड इन राजस्थान। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने पहला एक जन्म सर्टिफिकेट, एक बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया है जिसमें मेंशन है ट्रांसजेंडर। ठीक है, एक्चुअली ये जो दिख रही है इनका नाम है नूर शेखावत। नूर शेखावत पहली ट्रांसजेंडर बन गई है, पर्सन बन गई है राजस्थान की, जिनको बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया गया बाय द राजस्थान गवर्नमेंट, और जिसमें इनका जेंडर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है ट्रांसजेंडर। जब इनका जन्म हुआ था, मतलब जब इनका जो ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट था ना, उसमें इनका जेंडर जो था वो मेल था। ठीक है, लेकिन इनको इसे चेंज कराना था क्योंकि ऑलरेडी जो है वो एक एनजीओ को रन करती हैं, और जहाँ पर ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, और ये खुद भी ग्रेजुएट होना चाहती हैं। तो इन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी राजस्थान की, और फिर उनको बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया जहाँ पे इनका जेंडर ट्रांसजेंडर रिकॉर्ड किया गया। तो नूर शेखावत जो है वो पहली ट्रांसजेंडर पर्सन बन गई राजस्थान में जिन्हें इशू किया गया है बर्थ सर्टिफिकेट विथ अ जेंडर रिकॉर्डेड एज अ ट्रांसजेंडर। अगर हम राजस्थान की बात करते तो कैपिटल तो जयपुर है, सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी हैं, और गवर्नर कलराज मिश्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हमने कारगिल दिवस बनाया। ठीक है, तो जो लद्दाख का कारगिल एरिया है ना, वहां पर पहला वीमेन पुलिस स्टेशन ओपन किया गया। ठीक है, सो लद्दाख फर्स्ट वीमेन पुलिस स्टेशन इनॉग्रेटेड इन कारगिल, कारगिल में से ओपन किया गया। क्यों किया गया? कि जो महिलाओं के खिलाफ अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं उनको सपोर्ट करने और वीमेंस को एक रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए कारगिल एरिया में लद्दाख यूटी का ये पहला वीमेन पुलिस स्टेशन है। अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर देखते हैं लद्दाख के, तो आपको बीडी मिश्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, बीडी मिश्रा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक डेटा सामने आया है एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये डेटा है, और इस डेटा में इन्होंने बताया है 3 चीजें बताते हैं ये लोग। पहली चीजें बताते हैं कि किसी स्टेट में शेड्यूल कास्ट जो है ना, एससी, उनके खिलाफ कितना अत्याचार हो रहा है, कितनी एट्रोसिटी हो रही है, उसके हिसाब से रैंकिंग की जाती है। फिर किसी स्टेट में एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट कितनी एट्रोसिटी हो रही है, कितना हिंसा या फिर उनके साथ कितना गलत काम हो रहा है, तो वो क्राइम रेट यहाँ पे बताया जाता है। और तीसरी बात ये लोग मेंशन करते हैं कि यहाँ पे जो एफआईआर रजिस्टर की गई, ठीक है, यहाँ पे जो कह सकते हैं कि
एफआईआर वगैरह रजिस्टर की गई, तो उस डेटा के अकॉर्डिंगली पुलिस कैसे काम कर रही है, क्या पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है या नहीं, या उन केसेस को रिजॉल्व कर रही है या नहीं। तो इस तरीके से 3 प्रकार का डेटा जो है वो एनसीआरबी अपने डेटा में लेकर आती है, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो। अब ये कहता है कि मध्य प्रदेश, हमारा एमपी, देखिएगा किस चीज में आगे आ गया है कि दलित के खिलाफ सबसे अधिक एट्रोसिटी, सबसे ज्यादा क्राइम रेट अगेंस्ट द दलित, अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट कहां पर रजिस्टर है, एमपी में रजिस्टर है। ओके, सो मध्य प्रदेश हैड द हाईएस्ट क्राइम रेट अगेंस्ट पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एससी ग्रुप इन 2021। ये जो लेटेस्ट अभी डेटा आया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, ये 2011 की सेंसस का यूज करते हुए इन्होंने ये डेटा पब्लिश किया है। ठीक है, 2020 में अगर हम 2020 का डेटा भी उठाएंगे तो उसमें भी सबसे अधिक एससी में जो क्राइम रेट था उसमें सबसे आगे कौन सा था, एमपी ही था। और 2021 में भी सबसे आगे कौन आया है, एमपी आया है। एमपी में जो दलित कास्ट है या शेड्यूल कास्ट है उनके खिलाफ जो क्राइम रेट है ना वो 63.6 है, जबकि एवरेज अगर पूरे हम नेशन की बात करते हैं तो नेशनल एवरेज जो है वो केवल 25.3 है, जबकि केवल एमपी में आप देख सकते हैं रेट कितना है, 63.6 है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब के बारे में। तो शेड्यूल ट्राइब के जो क्राइम रेट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, केरला में है। केरला में सबसे अधिक मात्रा में शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ आपको यहाँ पे क्राइम रेट देखने को मिलेगा। डन है। अब एमपी से एक और न्यूज़ सामने आती है। एमपी, यहाँ पर ये मामा है, इनको हम शिवराज सिंह चौहान के नाम से बेसिकली जानते हैं। तो विकास पर्व इन्होंने आयोजित किया। विकास पर्व कहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उज्जैन की एक तहसील है जिसका नाम है नागदा। तो उज्जैन की नागदा तहसील में इन्होंने विकास पर्व का आयोजन कराया, इसे ऑर्गेनाइज किया। और वहां पे काफी लंबे समय से नागदा के लोग डिमांड कर रहे थे कि नागदा जो तहसील है उसको जिला बना दिया जाए, क्योंकि उज्जैन में जो ऑफिस है ना वो वहां से नागदा का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा 250-300 किलोमीटर है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, जो भी था रीजन। तो यहाँ पर बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि नागदा तहसील जो उज्जैन की है उसे एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए। तो विकास पर्व के दौरान सीएम एमपी के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि हम नागदा को मध्य प्रदेश का जिला बनाएंगे और ये नागदा का 54th नंबर का डिस्ट्रिक्ट होगा। कौन सा, 54वें नंबर का जिला बन जाएगा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जिला बनाने की जो प्रोसेस है वो इमीडिएट इफेक्ट से शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, और क्या बातें की गई वो हम यहाँ पर देखते हैं। सो मध्य प्रदेश टू गेट नागदा एज इट्स 54th डिस्ट्रिक्ट, तो मध्य प्रदेश में अब 54 जिले हो जाएंगे। तो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने फाउंडेशन स्टोन रखा है डेवलपमेंट वर्क का 261.14 करोड़ रुपीस ड्यूरिंग द विकास पर्व इन द तहसील नागदा ऑफ उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। और नागदा को डिस्ट्रिक्ट बनाने का अनाउंसमेंट भी यहाँ पर किया गया है। और नागदा जब उज्जैन से अलग हो जाएगा तो नागदा जो है वो 54th नंबर का डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा एमपी का। इसके पहले आपको पता है कुछ समय पहले रीवा से महूगंज को अलग करने की बात की थी और महूगंज जो था वो 53rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बन गया था एमपी का, रीवा से सेपरेट हो गए। अभी प्रेजेंट में हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो है वो 52 डिस्ट्रिक्ट्स है, लेकिन महूगंज 53 होगा और नागदा जो है वो 54 होगा। इनका काम शुरू हो गया है, बहुत जल्दी इन्हें नोटिफाई भी कर दिया जाएगा। अब नागदा जो है ना उज्जैन का तहसील है अभी प्रेजेंटली, और इसका रिलेशन आपको महाभारत से मिलता है। पांडवों से जो है वो नागदा का रिलेशन आपको देखने को मिलता है। पांडवास के जो किंग पांडवास के जो ग्रैंडसन थे उनका नाम था राजा जन्मेजय। उनके द्वारा यहाँ पे नागाज जो थे ना उनका क्रिमिनेशन किया गया था, उसके बाद ही इस जगह का नाम नागदह, नागों को जलाया गया, नागदह, वहां से ये नाम आया। ओके, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया था कि उन्हेल जो तहसील यहाँ पर एक हेल्थ सेंटर ओपन किया जाएगा। इसके अलावा जो नागदा का एरिया है वहाँ पे नर्मदा जी का पानी लेकर आया जाएगा, नर्मदा का पानी डाइवर्ट करके जो है वो नागदा तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 जिसे टेबल किया गया लोकसभा में। The government recently introduced the National Dental Commission Bill 2023 in the Lok Sabha, जो कि रिपील करता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेंटिस्ट एक्ट ऑफ 1948। तो ये डेंटिस्ट एक्ट जो 1948 में आया था ना उसके स्थान पर अब नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 आएगा। इसका मकसद क्या है, इस बिल का एम है
कि डेंटल एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना, मतलब सस्ता बनाना, एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी, ओरल हेल्थ केयर फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करना। द बिल ऑल्सो एम टू मेक डेंटल एजुकेशन अफोर्डेबल एंड मेक क्वालिटी ओरल हेल्थ केयर एक्सेसिबल। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि अभी जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करती है उसकी जगह पे नेशनल डेंटल कमीशन को सेटअप किया जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह पे नेशनल डेंटल कमीशन बनाया जाएगा। और ये जो नेशनल डेंटल कमीशन होगा वो क्वालिटी स्टैंडर्ड जो डेंटल एजुकेशन में और प्रोफेशन में ज़रूरी है उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को ये कमीशन मेंटेन करेगा। ये जो कमीशन है साथ ही साथ जो डेंटल कॉलेजेस होते हैं उसकी 50% सीट्स की फीस को भी रेगुलेट करने का काम करेगा। ठीक है, नेशनल डेंटल कमीशन जो है सिमिलर होगा नेशनल मेडिकल कमीशन के हिसाब से। ठीक है, अब ये इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, कैसा होगा, तो आइए देखते हैं। द हेड ऑफिस ऑफ नेशनल डेंटल कमीशन जो है वो नई दिल्ली में होगा। नेशनल डेंटल कमीशन का हेड ऑफिस कहाँ होगा, नई दिल्ली में होगा। इसमें एक चेयरमैन होगा, 8 यहाँ पर 8 एक्स ऑफिसो मेंबर्स होंगे और 24 पार्ट टाइम मेंबर्स यहाँ पर होंगे। इस तरीके से पूरा कमीशन तैयार किया जाएगा और जो सारे व्यक्ति हैं, सारे जो पर्सन हैं, इनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। ये जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री है, एम्स, इन सब के जो पर्सन्स हैं वो बेसिकली 8 जो एक्स ऑफिसो मेंबर्स की तरह चुने जाएंगे। ठीक है, 24 जो मेंबर्स हैं पार्ट टाइम मेंबर्स, उनमें से 19 मेंबर जो है वो रोटेशनल बेसिस पे अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आएंगे फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। और रिमेनिंग जो 5 मेंबर्स हैं वो 4 years के लिए अपॉइंट होंगे, जो कि किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज की डेंटल फैकल्टीज वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, जिनको अनुभव हो ओरल हेल्थ के बारे में। तो इस तरीके से नेशनल डेंटल कमीशन बनाया जाएगा। इस बिल में ये सारी बातें कही गई हैं। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि नेशनल डेंटल कमीशन रिप्लेस कर रहा है किसे, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को। साथ ही साथ नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 रिपील करता है डेंटिस्ट एक्ट ऑफ 1948 को। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह पे नेशनल डेंटल कमीशन बनाया जाएगा, जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में होगा। एक चेयरमैन होगा, 8 एक्स ऑफिसो मेंबर्स होंगे और 24 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। इन सब का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। इतनी कुछ मोटी मोटी सी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वाटर एटीएम के बारे में। सो दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च फर्स्ट वाटर एटीएम टू प्रोवाइड क्लीन वाटर। ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं जहाँ पे टैप वाटर कनेक्शन नहीं है, टैप वाटर फैसिलिटी नहीं है और उनको पानी के लिए ट्यूबवेल्स या कुओं का यूज़ करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे सारे एरियाज जहाँ पे वाटर क्राइसिस है, क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी जगहों पे वाटर एटीएम ओपन किया जाएगा। ये बात दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने रिसेंटली हमें कही है। तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल रिसेंटली इनॉग्रेटेड द सिटी फर्स्ट वाटर एटीएम। इन्होंने पहला वाटर एटीएम सिटी का जो है वो इनॉग्रेट किया है, जिसका मकसद क्लीन वाटर प्रोवाइड करना होगा ऐसे एरियाज में जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है या फिर जिनके पास टैप वाटर फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो घर में आरओ नहीं लगवा पाता। ऐसा तो है नहीं कि केवल अमीरों को ही आरओ का पानी पीने का अधिकार है, ऐसा तो है नहीं है। तो जो लोग हैं जो आरओ का पानी पीना चाहते हैं और अनप्रिविलेज जो सेक्शन है उनको भी आरओ वाटर फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए, इसलिए वाटर एटीएम को ओपन किया गया है और डिपेंडेंसी कम हो जाए वाटर टैंकर्स पे। इस बात को इंश्योर करने के लिए वाटर एटीएम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब 500 आरओ प्लांट यहाँ पे लगाए जाएंगे। हर एक आरओ प्लांट जो होगा उसकी कैपेसिटी 30,000 लीटर की होगी। 30,000 लीटर की हर एक आरओ प्लांट की कैपेसिटी होगी। इसमें जो बेनिफिशरीज होंगे ना, उनको अगर आप देखेंगे तो हर एक जो बेनिफिशरी होगा उसको एक RFID कार्ड दिया जाएगा और उस RFID कार्ड की मदद से वो वाटर एटीएम को यूज़ कर सकता है और डेली बेसिस पे 20 लीटर फ्री वाटर यहाँ पर ले सकता है। 20 लीटर के ऊपर अगर आपको आरओ का पानी चाहिए, वाटर चाहिए, तो आपको 8 पैसा पर लीटर चार्ज किया जाएगा, जो कि बहुत मिनिमम अमाउंट है। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे लॉन्च की जा रही हैं और हर एक यहाँ पे मतलब वाटर एटीएम को सेटअप करने के लिए 10 लाख रुपीस पर नेसेसरी लैंड पे दिया जाएगा, ऐसा चीफ मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं एक क्रेटर के बारे में।
जो कि आपको रशिया में दिखने को मिलेगा। सो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि बटा गाइका क्रेटर कहाँ पर है। तो बटा गाइका क्रेटर आपको जो आपका साइबेरिया का एरिया है, रशिया का एरिया है, वहाँ पर आपको एक क्रेटर देखने को मिलता है। क्यों है ये चर्चा में, आप देख सकते हैं इसका शेप किस तरीके से है और लगभग 1 किलोमीटर की एरिया में ये फैला हुआ है। आइए हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पे मैप ग्लोब में भी देख सकते हैं, ये जो एरिया है यहाँ रशिया है, रशिया का ये ऊपर का एरिया साइबेरिया का एरिया कहलाता है। यहीं पर आपको बटा गाइका क्रेटर देखने को मिलेगा और ये जो पूरा एरिया है लगभग हमेशा बर्फ से ही ढका रहता है, ये बात भी आपको पता है। तो ऐसा कोई भी एरिया, ऐसा ज़मीन का कोई भी टुकड़ा जो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा 0 डिग्री टेम्परेचर पर हो, मतलब बर्फ से ढका हुआ हो, ऐसी जगह को हम फार्मा फ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्रेटर है बेसिकली इसका पूरा नाम बटा गाइका क्रेटर फार्मा फ्रॉस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें मेल्ट होना शुरू हो गई हैं, इसलिए चर्चा में बन जाती हैं। आइए हम देखते हैं। तो आपको ये समझ में आया है कि फार्मा फ्रॉस्ट क्या होता है। तो ऐसा कोई भी एरिया, ग्राउंड एरिया जो कंप्लीटली फ्रोजन हो, मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर पे हो लगभग 2 साल, मिनिमम 2 ईयर्स, तो ऐसे एरिया को हम फार्मा फ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो रशिया का बटा गाइकर क्रेटर है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट 1 किलोमीटर लॉन्ग फार्मा फ्रॉस्ट क्रेटर है, जो कि बर्फ से ढका हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो साइबेरिया का जो एरिया है या जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास के एरियाज होते हैं वो हमेशा ऑलमोस्ट बर्फ से ढके हुए होते हैं। बट लेकिन जो इस एरिया में डिफॉरेस्टेशन हुआ, बनों की कटाई हुई, पेड़ों को काटा गया, जिसके कारण ये जो फार्मा फ्रॉस्ट था या क्रेटर था ये मेल्ट होना शुरू हो गया, इसकी मेल्टिंग शुरू हो गई। और यहाँ पे लगातार जो डेंजरस ऑर्गेनिक कार्बन और जो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेज हैं, मीथेन वगैरह गैसेज हैं, वो रिलीज होना शुरू हो गई। ऐसा एक्सपर्ट का मानना है कि पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में रशिया जो है ना, रशिया का टेम्परेचर 2.5 टाइम्स ज़्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है। रशिया इज अ वार्मिंग इज अकरिंग एट द अलार्मिंग रेट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 टाइम फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज। और जब ग्लोबल एवरेज से आप 2.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके एरिया में जो भी ग्लेशियर हैं, फार्माफ्रॉस्ट हैं, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। और जब वो मेल्ट होते हैं उसके बाद मीथेन गैस को इमिट करना शुरू कर रहे हैं। तो ये सारे कंसर्न यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो फार्माफ्रॉस्ट क्रेटर है उसका नाम है बटा गाइका क्रेटर, जिसकी डिस्कवरी 1960 के आसपास की गई थी और ये आपको रशिया में देखने को मिल जाएगा। ओके है। नेक्स्ट बात करते हैं एक कप के बारे में। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि गोथिया कप, गोथिया कप का रिलेशन किससे है। तो ये कप जो है फुटबॉल से है, ठीक है। गोथिया कप का रिलेशन किससे है, फुटबॉल से है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए हम बात करने वाले हैं मिनार्बा एकेडमी। मिनार्बा एकेडमी बिकम द फर्स्ट इंडियन क्लब टू विन गोथिया कप। तो यहाँ पर इंडिया की मिनार्बा एकेडमी फुटबॉल क्लब है जो कि भारत की और इस पूरे सब कॉन्टिनेंट नेशन की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने गोथिया कप को जीता है। ये जो गोथिया कप है ना, ये कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था। गोथिया कप एक इंटरनेशनल यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट है जो हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है स्वीडन में। और अभी तक भारत या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कोई भी टीम इसे नहीं जीती थी और ऐसा करने वाली पहली टीम बन गई है मिनार्बा एकेडमी फुटबॉल क्लब, जिसमें इन्होंने ब्राज़ील का फुटबॉल क्लब था ऑर्डिन को डिफीट किया और खुद ने जीत हासिल की है। द टूर्नामेंट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंटरनेशनल यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें 1700 टीम्स वगैरह पार्टिसिपेट करती हैं और इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, हम बात कर रहे हैं हंगरी टू होस्ट फार्मूला 1 अंटिल 2032। देखिएगा, एक डील साइन हुई थी कि जो हंगरी में आपका फार्मूला 1 रेस होता है, F1 रेस होता है, उसको 2027 तक ही कंडक्ट किया जाना था, लेकिन अब इसको फर्दर 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड करके बढ़ा दिया गया है 2032 तक। सो फार्मूला 1 हैज़ अनाउंस दैट अ हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स विल कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ F1 कैलेंडर। तो F1 जो फार्मूला 1 रेसिंग होती है उसका जो कैलेंडर है उसमें हंगरी का जो ग्रैंड प्रिक्स होता है, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, उसकी जो लास्ट डेट थी वो 2027 तक की थी, लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड करके 2032 तक का कर दिया गया है, ठीक है। अब हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये 1986 से आयोजित किया जा रहा है, 1986 से इसे खेला जा रहा है और लगभग 4.38 किलोमीटर का ये पूरा सर्किट होता है। अगर हम हंगरी की बात करते हैं तो बुडापेस्ट यहाँ पे आपको कैपिटल देखने को मिलेगी और
फॉरेंट यहाँ पे करेंसी है, हंगेरियन लैंग्वेज बोली जाती है, एंड विक्टर ऑर्बिन प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का लार्जेस्ट वॉर गेम शुरू हो गया है। हर 2 साल में ये वॉर गेम होता है। आइए हम इसके बारे में बात करेंगे। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है तलिस्मन सबर। तलिस्मन सबर मिलिट्री एक्सरसाइज, इसकी शुरुआत हो गई। इसमें 14 नेशन पार्टिसिपेट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया यूएसए की जॉइंट ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सा एडिशन है? 10th एडिशन है, 10वां संस्करण। तो 10th एडिशन है मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है तलिस्मन सबरे। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के द्वारा की जाती है, जिसमें और भी 12 मतलब अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। पहली बार जर्मनी ने यहाँ पे पार्ट लिया है। पहली बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किसने किया? जर्मनी ने। इसके अलावा फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब ऑब्जर्वर थे। ठीक है, ये पूरी जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जो लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जिसमें 30,000 से ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया था। कहाँ पर हुई? तो क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न रीजन एंड नॉर्थ साउथ वेल्स में से आयोजित किया गया। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन सी थी? तो कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी पहली बार, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी रिपब्लिक, कोरिया और टोंगा। वही टोंगा वॉल्केनो, तो टोंगा एक कंट्री है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो हर 2 साल में, जैसा कि मैंने कहा, होती है। 2005 से इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। तो पहला है यहाँ पर, क्रिसिल कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग अवार्ड में एसबीआई को ओवरटेक कर लिया है एचडीएफसी बैंक ने। तो एचडीएफसी बैंक जो है, अब वो क्रिसिल कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में फर्स्ट नंबर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ऑर्गेनाइजेशन ने 3rd एडिशन ऑफ ग्लोबल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन इंडिया समिट को ऑर्गेनाइज किया न्यू दिल्ली में। कौन सा एडिशन था? 3rd एडिशन था। इसके अलावा देखेंगे फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने एक नए बैंक अकाउंट की शुरुआत की है, विच इज द एनआर सेविंग अकाउंट। एनआर सेविंग अकाउंट का मतलब है जो नॉन रेसिडेंट इंडियन वीमेंस हैं, जो एनआरआई वीमेंस हैं, उनके लिए बेसिकली एक यूनिक सेविंग अकाउंट की शुरुआत किसने की है? फेडरल बैंक ने की है। ओके, नेक्स्ट है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट का अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा है पेन गोंगसेंग, इन्हें अपॉइंट किया गया है चाइना के सेंट्रल बैंक का गवर्नर, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। नागालैंड, तो कुछ समय पहले आपको मैंने लंपी वायरस के बारे में, लंपी डिसीज के बारे में बताया था, जो कि एक स्किन डिसीज है, जो कि कैटल्स को होती है। तो यहाँ पे नागालैंड के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये बीमारी बुरी तरीके से फैल गई है, इसलिए नागालैंड ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव स्टेट। तो रिसेंटली लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव स्टेट किसे डिक्लेयर किया गया है? तो नागालैंड को किया गया है। नेक्स्ट है अणु। अणु मतलब एटम के बारे में बात हो रही है। अणु अवेयरनेस यात्रा 2023, इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसे लॉन्च किया गया है कहाँ से? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम से, जिसकी थीम है एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। ठीक है, लास्ट न्यूज है ये। श्रीलंका के क्रिकेटर हैं लहिरू थ्रीमनी, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो खिलाड़ी हैं किस स्पोर्ट्स से हैं और किस कंट्री से हैं। बाकी ये कुछ और पर्सन है जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है, उसकी एक छोटी सी लिस्ट है। आप फ्री होके इस लिस्ट को भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, अब बात कर लें हम अपने क्वेश्चन आंसर के बारे में। सो पहला क्वेश्चन क्या है? इंडिया का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू में, हमने कल डिस्कस किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऐसा फिनटेक प्लेटफॉर्म है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है एक नया फीचर टू पे इनकम टैक्स थ्रू इट्स ऐप? तो आंसर हो जाएगा फोन पे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एमडी एंड सीईओ टाटा स्टील के 5 साल के लिए रीअपॉइंट किसे किया गया है? तो आंसर हो जाएगा टीवी नरेंद्रन को किया गया है। नेक्स्ट है, अच्छा कल मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट जेवलिन थ्रोअर के नाम बताए थे। तो यहाँ पे है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट द लेबनान एथलीट चैंपियनशिप 2023। तो मैंने आपको एक नाम बताया था अन्नू कुमारी का, याद आया? ठीक है, और एक नाम था किशोर जैना का। तो किशोर जैना को मेंस कैटेगरी में यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है। नेक्स्ट है,
कौन सा फुटबॉल क्लब है इंडिया का पहला क्लब बन गया है जिसने गोथिया कप स्वीडन में जीता है? तो मिनार्वा एकेडमी। नेक्स्ट, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो ये बैटल जो थी, कारगिल बैटल, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, हमने कब सेलिब्रेट किया? तो इस दिन को हमने सेलिब्रेट किया था 26 जुलाई को। ओके। चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट कौन बन गए हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया, देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी। उपाध्याय जी बॉम्बे गए हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था, शॉर्ट न्यूज में ही डिस्कस किया था अबाउट द हेली समिट, ठीक है। तो हेली समिट 2023 कहाँ पर इनॉग्रेट की गई? हिमाचल, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? चारों प्रदेशों में से कौन से प्रदेश में हेली समिट हुआ है? और अगर आपको वो सिटी भी याद हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने सिटी भी मेंशन की थी, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, सो ये आज के हमारे करेंट अफेयर्स थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। बाकी सारे करेंट अफेयर्स को, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कल के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।